दोस्तों नमस्कार। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप सावंत, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परियाई शमनपुर। दोस्तों, विज्ञान भारती भाग 3 कक्षा 8 की पुस्तक से इकाई 9 दिव्यांगता पर चर्चा करेंगे। पूरी किताब को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम आपको अंडरलाइन भी कराएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, दिव्यांगता किसी व्यक्ति की हार नहीं बल्कि उसकी नई शुरुआत होती है। यह जन्म से, दुर्घटना से या किसी रोग से या पर्यावरणीय कारणों से हो सकती है। याद रखिए, दिव्यांगता जो है यह शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। दोस्तों, इसके लक्षण और अनेक प्रकार हैं। कुछ लोगों में शारीरिक दिव्यांगता पाई जाती, कुछ लोगों में मानसिक दिव्यांगता पाई जाती, कुछ लोगों में दृष्टि का दिव्यांगता पाया जाता, कुछ लोगों में श्रवण या बौद्धिक दिव्यांगता पाया जाता है। लेकिन हर किसी के पीछे एक नई क्षमता छिपी होती है। हाँ, अरुणिमा सिन्हा ने पैर खोया पर एवरेस्ट को जीत लिया। यही है असली हिम्मत। दोस्तों, चोट लगने पर कोई केवल शरीर नहीं, मन को भी प्राथमिक उपचार चाहिए, सहानुभूति चाहिए, सहयोग और संवेदना चाहिए। यही इंसानियत की पट्टी है मित्रों, जिससे दिव्यांगता हमारा छुप सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय के माध्यम से अवसर और अधिकार दे रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मित्रों, संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग अधिकारों को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ हमारा सामाजिक दायित्व है मित्रों, हर किसी व्यक्ति को सम्मान, अवसर और विश्वास का मौका देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दिव्यांगता शरीर से नहीं, नकारात्मक सोच से होती है। इसलिए मित्रों, ध्यान रखिए, सीमाएं शरीर में होती हैं, आत्मा में नहीं होती हैं। इसलिए दिव्यांगता हमारी किसी भी सफलता को रोक नहीं सकता है। तो मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं दिव्यांगता क्या होता है। कक्षा 8 में हमें किस किस प्रकार की दिव्यांगता, कौन कौन से लक्षण, सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा। इकाई 9 दिव्यांगता। मित्रों, अगर आप अपनी मोबाइल से दीक्षा ऐप पे जाकर के इस बार कोड को स्कैन करोगे तो पूरी किताब आपको वहां भी मिलेगी। इसको सरल और स्पष्ट बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो और सब कुछ आप समझ सकें, कर सकें और देख सकें। तो दोस्तों, इस पाठ में हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा दिव्यांगता के कारण। ये दिव्यांगता जो हमारे शरीर में आती है, इसके क्या कारण है। मित्रों, जो दूसरा पॉइंट हम लोगों का है दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार। मित्रों, इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट हमारा है चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। जो अंतिम पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं सामाजिक दायित्व। तो इस तरह से हम 4 पॉइंट में पूरे पाठ को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे समाज में दिव्यांगता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से पढ़ा है। हम सभी ये जानते हैं कि मित्रों, अगर आपको स्वस्थ व्यक्ति का परिभाषा देना हो तो यहां से आप दे सकते। यदि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई रोग नहीं है और उसमें सभी कार्यों को करने की पर्याप्त क्षमता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। मित्रों, आगे हम देखते हैं, आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा है जो स्वस्थ तो हैं किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। कुछ हमारे आपकी तरह बोल या सुन नहीं सक पाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं किंतु किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति के सिर पर चोट लगने से वह अपना मानसिक संतुलन ही खो देता है। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को देखिए, अंडरलाइन कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो रेड बॉक्स में हम डाल रहे हैं इसी को देखना है। ये हुआ जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती हो, दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। बस एक लाइन में सारा इसका जवाब है। कोई भी पूछे दिव्यांगता किसे कहते हैं या विकलांगता किसे कहते हैं तो इसका सीधा एक लाइन में ये जवाब है। आइए मित्रों, आगे देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है। दिव्यांग से तात्पर्य है
एक अतिरिक्त शक्ति। कभी कभी हम जब अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो हमें उनकी आंखों से उनकी क्षमता दिखती है और वे अपने आप को असहज एवं कमजोर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी है। ये वे लोग हैं जिनके पास एक से एक ऐसा अंग है जिसमें दिव्यता है, इसलिए विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहना चाहिए। दिव्यांगता या अक्षमता। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होता है। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष एवं दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता को सीमित होना जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार के अन्य सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। से कोई पूछे कि दिव्यांगता का क्या मतलब है, तो यहाँ से आप शारीरिक क्षमता में पेशीय एवं स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर न होना आदि शामिल हैं, जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी या मंद बुद्धि आदि शामिल किए गए हैं। हम लोग आगे आते हैं। आगे है दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। ये क्या है? दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। दिव्यांगता मित्रों अस्थायी, अस्थायी एवं निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। दिव्यांगता कितनी तरह की होती है? अस्थायी होती है। मित्रों इसको ध्यान रखिए, कभी कभी पूछी जाती है कि दिव्यांगता कितनी तरह की होती है, तो इसको जानने के लिए यहां से आप जान सकते। दिव्यांगता अस्थायी भी होता है, बाद में ठीक हो जाता है। अस्थायी होता है, हमेशा के लिए हो जाता है, जैसे पोलियो हो जाना किसी को। अथवा निरंतर बढ़ने वाली होती है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो लगातार बढ़ती रहती हैं और बाद में आदमी असहाय हो जाता है। जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से हो सकता है। उपार्जित दिव्यांगता। मित्रों उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकता है, जैसे दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना। दिव्यांगता के प्रकार। तो दिव्यांगता के प्रकार में देखते हैं, जन्मजात या उपार्जित कारणों से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। इसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई नई श्रेणियां प्रकाश में आई हैं। केंद्र सरकार ने कुछ नई क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अगर पूछा जाए ये जो दिव्यांगता है कितने प्रकार के हैं, तो मित्रों ये देखिए, ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार इस प्रकार हैं। देखिए नीचे कुछ चीजें दी जा रही, हम लोग इसको पढ़ते हैं। 21 प्रकार में पहला है दृष्टि बाधिता। आंखें हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। देखने की क्षमता को विजन, आईसाइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टि बाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। मित्रों दूसरा जो है लोकोमोटर दिव्यांगता किसे कहते हैं, तो अगर इसका जवाब चाहते हैं तो यहां से देखिए, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। यहां से जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैलेसी, फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाती है। मित्रों अगला है श्रवण दिव्यांगता
किसी व्यक्ति की का पूरी तरह से ध्वनि सुनने की अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता। मित्रों, बहुत आसान आसान जवाब है और किताब को जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा। यही छुपा दिया गया है, इसी को हम बात कर रहे हैं बाहर करने का और आपको समझने का। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रवण दिव्यांगता किसे कहते हैं तो इसके लिए है किसी व्यक्ति की का किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान से के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। मित्रों, इसको देखेंगे तो यह है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है। मित्रों, पहले ही लाइन में इसका जवाब मिल गया। अगर कोई पूछता है डिसलेक्सिया क्या है, तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चे को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने अथवा बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफी कम होती है। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। मित्रों, आगे है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। जब किसी को चोट लग जाता तो उसमें सबसे पहला क्या उपचार होना चाहिए उसके बारे में आइए जानते हैं। विद्यालय में अक्सर चोट लगने पर शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी करती हैं एवं स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सक के पास ले जाती हैं। अब जरा सोच कर बताइए कि यदि शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी नहीं करती तो क्या होता। चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है। इस प्रारंभिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। मित्रों, यहां से आपको प्राथमिक उपचार का परिभाषा मिल जाएगा। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है। इस प्रारंभिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधाओं मिलने के पहले तक सीमित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार चिकित्सक का विकल्प नहीं है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है। इस पेटी को बॉक्स को प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यह पेटी प्रारंभिक रूप से रोगी का उपचार करने के लिए बहुत उपयोगी है। कह रहे हैं प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होती हैं। अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियां, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, छोटा सा माचिस, टार्च, खपच्ची आदि ये चीजें होती हैं। मित्रों, दूसरी क्या होती हैं? दवाइयाँ। तो दूसरे को हम लोग अगर देखते हैं, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए जैसे पैरासीटामॉल, डीटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ओएस का पैकेट, पेन बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। ये सारी चीजें जो है दवाइयों के रूप में होती हैं। इस तरह से हमें ये बहुत जानकारी रहना चाहिए। एक सामान्य जानकारी हर बच्चे को होना चाहिए कि पैरासीटामॉल से बुखार उतर सकता है, ग्लूकोज और ओआरएस के घोल से उल्टी चक्कर रोकने का काम करता है, एंटीसेप्टिक क्रीम तथा डिटॉल घाव को संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। आइए मित्रों,
ये महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हैं, आइए देखते हैं हम लोग। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। लोग अक्सर दुकानों पे, मेडिकल पे जा करके दवाई लेके अपने मन से खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं व खाने की दवाओं को अलग अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको एक ही में मिला के रखें, नहीं तो उनका असर बदल जाएगा और काम कर भी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा। दवाएं खरीदते समय व उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख, जिसको अंग्रेजी में एक्सपायरी डेट कहते हैं, अवश्य देख लेना चाहिए बच्चों। अगर ऐसा करते हैं तो खराब दवाएं आप तक नहीं पहुंचेंगी और आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी दवाएं जिसके उपयोग की तारीख निकल चुकी है, उन्हें प्राथमिक उपचार पेटी से निकालकर उनके स्थान पर नई दवाएं रख देनी चाहिए। यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य साथ ले जाना चाहिए। मित्रों, इस यह जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ और जाने, बाजार से खरीदी गई दवाइयों पर निर्माण दिनांक, मैन्युफैक्चरिंग डेट तथा उनके उपयोग की अंतिम तारीख मतलब एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दवाइयाँ खरीदते और उनका उपयोग करते समय यह दिनांक जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट की दवाएं लेना बहुत नुकसानदेह होता है। हमारे आसपास किसी को भी चोट लगने, जलने, पानी में डूबने, जहरीले जानवर के काटने, नक्सीर फूटने, कुत्तों के काटने जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में क्या क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यह जानना भी आवश्यक है। चोट लगने पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार क्या है? तो यदि चोट गंभीर है तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए या चिकित्सक को बुलाना चाहिए। दूसरा है, घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा हो सकता है। तीसरा, तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। मित्रों, यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उससे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने पर रक्त का बहाव कम होता है। चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। साधारण चोट हो तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए। पर गंभीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, यह जानना भी आवश्यक है। और क्या जानना आवश्यक है मित्र? दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रयास किया गया है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है। यह संविधान का देन है मित्रों, और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत, मित्रों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी हम प्रश्नों को तो नहीं छोड़ते हैं, इन्हें जरूर ध्यान देते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब आया था, तो ये 1992 में आया था। इसको ध्यान रखिएगा कि के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार का प्रावधान किए गए हैं। अब ये देखते हैं कौन सा प्रावधान किए गए हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पहला है शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली। मित्रों, दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। मित्रों, तीसरा है राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता। चौथा है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। पांचवा है मित्रों राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई।
और छठवां है मित्रों राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक, जो कि उड़ीसा में है। और अंतिम है मित्रों राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। इस तरह से हमारे 7 पॉइंट्स हैं। कुछ और जाने है तो करंट का क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखने की चीज है कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था भारत सरकार द्वारा, तो 3 दिसंबर 2015 को। मित्रों अगला पॉइंट है उत्कृष्ट एवं बाधा रहित वातावरण के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। मित्रों ये देखिए, ये अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 को विश्व दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। मित्रों अगला है 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्ति को दिव्यांग कहा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि दिव्यांग किसे कहते हैं, तो 40 या 40% से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों को, अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। मित्रों ये देखिए, दिव्यांगता 40% है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके साथ साथ मित्रों अगला है, आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या क्या है। अंतरराष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम IDDC, तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। IDDC सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। मोबिलिटी इंटरनेशनल USA अंतरराष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय अथवा अंतरराष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। तो है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्यक्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति घर, परिवार या समाज का परबोझ है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अतः हमारे दिव्यांग साथियों ने भी सिद्ध कर दिया है कि वह किसी भी से कम नहीं हैं। उन्हें समानता के अवसर मिलने चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना चाहिए। अक्सर हमारे दिव्यांग साथी जागरूकता के अभाव में सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, जिससे उनकी उन्नति में बाधा पहुंचती है। यह हम सबका सामाजिक कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें और उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। कुछ और जाने में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। मित्रों यह लाइन ध्यान लीजिए, आप लोगों को यही सब पढ़ना है, जो कि ऐसे रखा गया है। पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। अगर पूछा गया पहला पैरा ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था, तो यह 1960 में किया गया था। और प्रत्येक 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता, तो वो 3 दिसंबर होता है। मित्रों 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ये सब याद रखने के विषय हैं। सीखा में क्या रहता है, तो मित्रों पहला है शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को दिव्यांगता कहते हैं।
अगर कोई पूछता है कि दिव्यांगता किसे कहते हैं, तो शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं को दिव्यांगता कहते हैं मित्रों। और आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट है मित्रों, दूसरा पॉइंट है, ये देखिए, वर्तमान में 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया। अब तक बहुत कम थे, लेकिन अब जो है 21 प्रकार के दिव्यांगता को अक्षमता की श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को एक पेटी या बॉक्स में रखते हैं या रखा जाता है, जिसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं मित्रों। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री को एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है, जिसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। दवाइयों की निर्माण दिनांक एवं अंतिम दिनांक देखकर ही खरीदनी व उपयोग करनी चाहिए। और मित्रों, अंतिम पॉइंट जो है ये है, क्या है ये, बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए मित्रों। इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। हम लोग अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि अभ्यास प्रश्न, जितने अभ्यास प्रश्न हैं इन सब को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका क्या जवाब होता है। दोस्तों, इस तरह से हम लोग आज पाठ 9 को खत्म किए। चलिए, थैंक यू मित्रों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, आपका कुछ ज्ञान बढ़ाए, आपका थोड़ा मदद करे, तो आप अपने आसपास खास लोगों को भी शेयर करके उन्हें ये बताइए, सिखाइए, समझाइए कि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। इन्हीं तरह सोच के साथ मित्रों, हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे सारे प्रश्नों के साथ, खास तौर से दिव्यांगता पाठ के, और ये आपका मदद करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।